हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, जिसमें से कई कहानियाँ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि डर आपके करीब है। शायद मैं कभी ये सब किसी को न बताता, पर आज दिल कह रहा है कि ये कहानी सुनाई जानी चाहिए, ताकि लोग समझें कि कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, कुछ दरवाजे सिर्फ बंद रखने के लिए होते हैं। मेरा नाम रवि है, मेरी पत्नी का नाम पूजा और हमारी 7 साल की बेटी सिया। हम एक साधारण सा परिवार हैं। खुशहाल जिंदगी थी हमारी, कम से कम उस सफर से पहले तक। उस दिन हम तीनों शहर से दूर एक हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे थे। पूजा को हमेशा से पहाड़ और हरियाली पसंद थी, और सिया तो बस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर गाने सुनना और बाहर देखना पसंद करती थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गिरने लगी, माहौल बदलने लगा। रात के करीब 10 बज रहे थे और हम एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में चारों ओर सिर्फ पेड़ और घना अंधेरा था। मोबाइल की नेटवर्क सिग्नल गायब हो चुके थे। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। सिया पिछली सीट पर सो रही थी। उसकी मासूम चेहरे पर गहरी नींद थी, लेकिन पूजा कुछ बेचैन सी दिख रही थी। रवि, ये रास्ता कितना सुनसान है ना, लगता है हमने गलत रूट पकड़ लिया है, पूजा ने धीमे स्वर में कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। अरे पागल मत बनो, ये शॉर्टकट है, 20 किलोमीटर की बचत होगी, बस कुछ देर की बात है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जंगल की खामोशी, जैसे किसी ने आसपास की हर आवाज चुरा ली हो। सिर्फ गाड़ी की इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, पूजा ने अचानक मेरी बाह कसकर पकड़ ली। रुको रुको, देखो सामने। पूजा की आवाज में घबराहट थी। मैंने ब्रेक दबाए और गाड़ी धीमे कर दी। सामने हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। उसके पास एक छोटी बच्ची भी खड़ी थी। बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी। इस वक्त, इतनी रात को, यहां? मैंने हैरानी में बड़बड़ाया। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, रवि मत रुको, चलो यहां से। मुझे भी कुछ अजीब लगा। इतनी सुनसान जगह, रात के इस पहर, मां बेटी का वहां होना, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने धीरे से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी औरत के पास से गुजरी, उसने अचानक सिर उठाया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे, और उसकी बच्ची ने सिर घुमाकर गाड़ी की तरफ ऐसे देखा जैसे हमें पहचानती हो। ये कैसे हो सकता है? पूजा चीख पड़ी। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे बैठी सिया अब भी गहरी नींद में थी। हमने राहत की सांस ली कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी थक 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 गाड़ी की खिड़की पर दस्तक होने लगी। मैंने डरते डरते शीशे में पीछे देखा और मेरा खून जम गया। वो बच्ची, वही गुड़िया लिए, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। रास्ता सुनसान था, गाड़ी की स्पीड 80 थी, लेकिन वो बच्ची दौड़ रही थी, बिल्कुल हमारी स्पीड के साथ। रवि भागो भागो, पूजा की चीख गूंज रही थी। करीब 10 मिनट बाद हमें एक पुराना सा होटल दिखा, जो जंगल के किनारे बना था। होटल शांतिवन, टूटी फूटी बोर्ड पर नाम लिखा था। रुको मत रवि, कहीं और चलते हैं, पूजा ने कहा। हम और आगे नहीं जा सकते पूजा, सिया भी सो रही है और मैं ज्यादा देर गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। मैंने गाड़ी होटल के सामने रोक दी। होटल थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, जैसे कई सालों से किसी ने इसकी देखभाल ना की हो। जैसे ही हम होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे, वहां गहरी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट आया। उसका चेहरा अजीब था, जैसे कई रातों से सोया ना हो। आपको एक कमरा चाहिए? उसने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने कहा, बस एक रात के लिए। उसने हमें कमरा नंबर 107 की चाबी दी। कमरा अंदर से साफ था, लेकिन उसमें कुछ था, एक अजीब सी ठंडक, जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। सिया थक गई थी। वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। मैं और पूजा खिड़की के पास बैठे थे।
बाहर अंधेरे में होटल का लॉन दिख रहा था, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रवि, कुछ गड़बड़ है ना? पूजा ने धीरे से कहा। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन अब रात यहीं गुजारनी होगी। रात के करीब 2 बज गए, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। कमरे में हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे फर्श पर चल रहा हो। हम दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद न जाने कब हमारी भी आंख लग गई। सुबह होते ही हमने जल्दी निकलने का फैसला किया। होटल से बाहर निकलते वक्त रिसेप्शनिस्ट वहां नहीं था। पूरा होटल वैसा ही खामोश था जैसे रात को था। चले रवि, यहाँ और रुकना ठीक नहीं है, पूजा ने जल्दी से कहा। हमने गाड़ी स्टार्ट की और सफर शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मैंने गाड़ी पार्क की। पूजा और सिया बाहर आ गए। जैसे ही मैंने गाड़ी के पीछे की तरफ देखा, मेरे कदम वहीं रुक गए। गाड़ी की डिक्की थोड़ी खुली थी। ये डिक्की कैसे खुली रह गई? मैंने हैरानी में कहा। मैंने डिक्की खोली और वहां जो दिखा उसने हमें चौंका दिया। डिक्की में बैठा था एक सफेद रंग का बेहद खूबसूरत और प्यारा बिल्ली का बच्चा। उसकी नीली आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और वो बस हमें देखे जा रहा था। मम्मा देखो कितना प्यारा है, सिया खुशी से चिल्लाई और दौड़कर बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ये आया कहां से? पूजा ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, हमने तो रात को डिक्की नहीं खोली थी, मैं बड़बड़ाया। पूजा ने डरते हुए कहा, कहीं ये उसी होटल से तो नहीं आया या जंगल से? सिया बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए हंस रही थी। पापा प्लीज, इसे हम अपने साथ रख सकते हैं ना? ये मेरा दोस्त बनेगा। मैं और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे दिमाग में वही जंगल, वो बच्ची और वो गुड़िया घूम रही थी। बिल्ली का बच्चा बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी नीली आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो असामान्य था। सिया उसकी गर्दन सहला रही थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। लोरी सुनाऊं क्या तुम्हें? मैंने अचानक महसूस किया कि सिया वही गाना गा रही थी जो उस होटल के लॉन से रात को सुनाई दे रहा था। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब लगता है सब कुछ ठीक है, जैसे बुरा वक्त पीछे छूट चुका हो, लेकिन असल में वो सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी होती है। होटल वाली रात और उस रहस्यमयी जंगल की घटना के बाद हमने सोचा कि अब सब ठीक है। सिया अपने नए दोस्त उस सफेद बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए हर जगह साथ ले जाती। मैं इसका नाम स्नोई रखूंगी क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ जैसी है। सिया की मुस्कान देखकर दिल को सुकून मिलता। धीरे धीरे वो डरावनी रात की यादें भी धुंधली होने लगी। हमने अगले कुछ दिन अलग अलग जगहों पर घूमने और एंजॉय करने में बिता दिए। हरी भरी वादियों में ट्रैकिंग, पहाड़ की छोटी से सूरज उगते देखना, झील के किनारे बैठकर सिया के साथ नाव की सवारी करना, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। पूजा भी अब पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। रवि देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चला कैसे ये डर वाली बातें पीछे छूट गईं। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। स्नोई अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका था। वो सिया के पीछे पीछे चलता, कभी पूजा की गोद में जाकर सो जाता, तो कभी कार की पिछली सीट पर बैठकर बाहर देखते हुए सफर का लुत्फ उठाता। धीरे धीरे मुझे और पूजा को भी वो बिल्ली का बच्चा पसंद आने लगा था। बस कभी कभी स्नोई कुछ अजीब हरकतें करता था। रात में जब सब सो रहे होते, वो अचानक खिड़की के पास बैठकर घंटों अंधेरे में देखता रहता। कभी कभी वो ऐसे कोने में जाकर घूरता जहाँ कुछ भी नहीं होता था। शायद इसे बाहर जाने की आदत है। मैंने खुद को समझाया। सिया हंसकर कहती, स्नोई तो बहुत समझदार है पापा, ये मुझसे बातें भी करता है अपनी आंखों से। पूजा ने भी हंसकर बात टाल दी। कौन सोचता कि एक मासूम बिल्ली के बच्चे में कुछ अजीब हो सकता है। कुछ दिन बाद आखिरकार हमने घर लौटने का फैसला किया। सफर के दौरान हंसी मजाक और यादों की बातें करते हुए हम अपने शहर की ओर रवाना हुए। सब कुछ सामान्य था। हमारे पीछे की सीट पर सिया और स्नोई खेल रहे थे। सिया उसके सफेद मुलायम फर को सहला रही थी। घर पर चलकर स्नोई के लिए नया बिस्तर लूंगी मम्मा,
उसकी आवाज में खुशी थी। रास्ता आसान था, ना कोई अजीब मोड़, ना जंगल, ना कोई डरावनी घटना। शांति थी। शाम होते होते हम अपने घर पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही घर की जानी पहचानी खुशबू ने स्वागत किया। आखिरकार घर आ ही गए। पूजा ने राहत की सांस ली। सिया और स्नोई सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गए। हमने भी सोचा कि सफर के बाद थोड़ी देर आराम किया जाए। जब मैं सामान कार से निकाल रहा था, मुझे अचानक डिक्की की तरफ देखने का मन हुआ। मैंने डिक्की खोली और वहीं रुक गया। डिक्की के कोने में एक छोटी सी सफेद गुड़िया पड़ी थी, ठीक वैसी ही गुड़िया जैसी उस जंगल में उस बच्ची के हाथ में थी। ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे कभी खरीदा ही नहीं था। मैंने आवाज लगाई, पूजा, सिया, क्या तुमने ये गुड़िया रखी है? पूजा बाहर आई। नहीं, मैंने नहीं, शायद सिया की होगी। सिया दौड़ते हुए आई। नहीं पापा, मैंने तो कभी नहीं देखा इसे। मैंने फिर से गुड़िया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल स्नोई की आंखों जैसी। मैं और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे दिमाग में वही रात की घटनाएं घूम रही थीं। वो जंगल, वो बच्ची और उसकी नीली आंखों वाली गुड़िया। पूजा ने डरते हुए कहा, रवि, ये वही गुड़िया है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन ये यहाँ आई कैसे? सिया ने खुशी से गुड़िया को उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, पापा प्लीज, क्या मैं इसे अपने कमरे में रख सकती हूँ? ये कितनी प्यारी है। मैं और पूजा कुछ देर खामोश रहे। पूजा ने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रही रवि, इसे फेंक देते हैं। सिया ने जैसे ही ये सुना, वो रोने लगी। नहीं मम्मा, प्लीज इसे मत फेंको, ये मेरी दोस्त है। आखिरकार सिया की जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो हम इसे फेंक देंगे। सिया खुशी खुशी गुड़िया को अपने कमरे में ले गई। फिर उसी रात घर में गहरी खामोशी थी। मैं और पूजा अपने कमरे में थे, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। रवि, मुझे अब भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं जानता हूं पूजा, लेकिन सिया की जिद को देखकर मना भी नहीं कर सके। अचानक हमें सिया के कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। हाँ, मैं खेलूंगी। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये सिया किससे बात कर रही है? पूजा ने डरते हुए कहा। मैं धीमे कदमों से सिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका। सिया अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने वही गुड़िया रखी थी और वो उसे बातें कर रही थी। सिया, मैंने धीरे से पुकारा। सिया ने जल्दी से गुड़िया को अपनी गोद में छुपा लिया। पापा, आप आ गए? तुम किससे बात कर रही थी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया से। इसका नाम रोजी है। रोजी? मैंने हैरानी से पूछा, किसने बताया तुम्हें इसका नाम? इसने खुद बताया पापा, सिया ने भोलेपन से कहा। ये कहती है कि इसका असली घर वहीं जंगल में है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। अगली सुबह पूजा ने तय किया कि गुड़िया को ध्यान से देखना चाहिए। मैंने गुड़िया को पकड़ा, उलट पलट कर देखा। कहीं भी कोई बैटरी, स्पीकर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निशान नहीं था। ये आखिर बात कैसे करती है? मैं खुद से बड़बड़ाया। सिया खेल रही थी और गुनगुना रही थी, वही लोरी जो उस होटल के लॉन से रात में सुनाई दी थी। लोरी सुनाऊं क्या तुम्हें? सो जा मेरी प्यारी गुड़िया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसी रात करीब 3 बजे का वक्त था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। मैं और पूजा किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी ठक 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 सिया के कमरे से आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी के खिलौने से दरवाजे को खटखटाया हो। हम दोनों डरते डरते कमरे की तरफ भागे। जैसे ही दरवाजा खोला, सिया गहरी नींद में थी, लेकिन वो गुड़िया खिड़की के पास बैठी थी, सिया के बिस्तर से दूर। ये यहां कैसे आई? पूजा ने कांपती आवाज में कहा। सिया, उठो, मैंने उसे झंझोड़ते हुए जगाया। सिया नींद में ही बोली, रोजी कहती है रात को खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, वहां से उसका घर दिखता है। क्या? हम दोनों एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे। अगले दिन अब ये रोज का किस्सा बन गया था। हर रात गुड़िया अपने आप खिड़की के पास चली जाती। कभी कभी
हमें दीवार पर हल्की खरोंच के निशान भी दिखते। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई, गुड़िया को सिया के कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में रख दिया। लेकिन सुबह जब उठे, गुड़िया फिर सिया के बिस्तर के पास बैठी थी। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, रवि, ये गुड़िया खुद ब खुद चलती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने खुद को समझाया, ये बस हमारा वहम है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात का आखिरी पहर सिया फिर से उस लोरी को गुनगुना रही थी। हम उसके कमरे के पास खड़े थे। लोरी सुनाऊं क्या तुम्हें? सो जा मेरी प्यारी गुड़िया। तभी हमें दरवाजे के पीछे से एक और आवाज सुनाई दी। हाँ, गांव। एक धीमी पराई आवाज जो सिया की नहीं थी। मैंने झटके से दरवाजा खोला। सिया बिस्तर पर बैठी थी, गुड़िया उसकी गोद में थी और गुड़िया के होंठ जैसे अभी अभी हिले थे और उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान देखा। निशान कुछ शब्दों जैसा था, काले रंग में धुंधले से लिखे हुए, किसी अनजान भाषा में। ये क्या है रवि? ये तो पहले नहीं था। पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, ये सब बहुत अजीब है। सिया अब भी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार स्नोई पर जा रहा था। स्नोई अब कमरे के कोने में बैठकर बिना पलक झपकाए सिया को घूर रहा था। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी और गहरी। रात होते होते घर का माहौल और भी अजीब होने लगा। सिया कभी अचानक गुस्सा करने लगती, कभी घंटों तक चुपचाप एक ही जगह बैठी रहती, और फिर कभी कभी इतना ज्यादा खाना मांगती कि जैसे 4-5 लोगों का खाना अकेले खा जाएगी। सिया, इतना खाना? तुम्हें क्या हो गया है? पूजा ने परेशान होते हुए पूछा। सिया ने गुस्से में सिर झटका और चिल्लाई, मुझे भूख लगी है। पूजा और मैं सन्न रह गए। सिया पहले कभी इस तरह नहीं बोली थी। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि गुड़िया को इस घर से हटा देना चाहिए। पूजा, अब और नहीं, इसे फेंकना ही होगा। मैं गुड़िया को लेकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर गया। वहां एक गहरी खाई के पास पहुंचकर मैंने बिना पीछे देखे गुड़िया को खाई में फेंक दिया। अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही मैं घर लौटा, पूजा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर डर और चिंता के भाव लिए। रवि, सिया के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। वो कमरे में बैठी है और बस स्नोई के साथ फुसफुसा रही है। खाने से मना कर दिया है और कहती है कि उसे सिर्फ स्नोई के साथ रहना है। मैं तेजी से सिया के कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सिया, दरवाजा खोलो बेटा। भीतर से हल्की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। नहीं, वो वापस आएगी, मुझे यहां रहना है। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और जो मैंने देखा हैरान कर देने वाला था। सिया बिस्तर पर बैठी थी, उसके गोद में वही गुड़िया थी, वही गुड़िया जिसे मैंने खाई में फेंक दिया था। ये कैसे आ गई यहां? मैंने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन सिया ने सिर उठाया और मुस्कुरा दी। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, नीली हो चुकी थीं, बिल्कुल स्नोई की आंखों जैसी। स्नोई खिड़की के पास बैठा बिना पलक झपकाए हमें देख रहा था। सिया ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो कहा था ना पापा, रोजी कहीं नहीं जाएगी। उस दिन हमने सिया के कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। मुझे डर लग रहा है रवि, पूजा ने धीरे से कहा। मुझे भी, मैंने जवाब दिया। हमने फैसला किया कि हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। फिर शाम को हमने सिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बस गुमसुम बैठी रही, जैसे किसी और के वश में हो। सिया, क्या तुम्हें कुछ याद है? मैंने पूछा। नहीं, उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। हमने स्नोई को भी ध्यान से देखा। वह अब भी हमें घूर रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। ये बिल्ली भी कुछ अजीब है, पूजा ने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि हमें इस सब के बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अगली सुबह हम एक पुराने तांत्रिक के पास गए। उन्होंने हमारी कहानी सुनकर कहा, यह एक बुरी शक्ति का काम है। वह बच्ची और उसकी गुड़िया वापस आ गई हैं और वे तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। क्या हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं? पूजा ने पूछा। हाँ, तांत्रिक ने कहा।
लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। तांत्रिक ने हमें कुछ मंत्र और उपाय बताए। उन्होंने कहा कि हमें उन मंत्रों का जाप करना होगा और उन उपायों का पालन करना होगा। हमने तांत्रिक के कहे अनुसार सब कुछ किया। हमने मंत्रों का जाप किया और उपायों का पालन किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। सिया अब सामान्य हो रही थी। वह हंसने लगी थी, खेलने लगी थी, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। एक रात फिर से वही आवाजें आने लगीं। हाँ, गांव। हम सिया के कमरे में गए। वह सो रही थी, लेकिन गुड़िया उसके पास नहीं थी। हमने चारों तरफ देखा। गुड़िया खिड़की के पास बैठी थी और स्नोई वह गुड़िया को देख रहा था। ये क्या हो रहा है? पूजा ने घबरा कर कहा। मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना होगा, मैंने कहा। अगली सुबह हम फिर से तांत्रिक के पास गए। क्या हो रहा है? पूजा ने पूछा। तांत्रिक ने कहा, वह शक्ति बहुत मजबूत है, वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा, तांत्रिक ने कहा। कैसे? पूजा ने पूछा। तांत्रिक ने हमें एक और उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। हमने पूजा की और उस रात सब कुछ बदल गया। हमने एक भयानक आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो। हम डर के मारे कांप रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने सिया के कमरे में जाकर देखा। वह सो रही थी, गुड़िया गायब थी और स्नोई वह भी गायब था। हमने उस रात के बाद फिर कभी उस गुड़िया या स्नोई को नहीं देखा। सिया पूरी तरह से ठीक हो गई थी। हमारा परिवार फिर से खुशहाल हो गया था। लेकिन हम उस रात को कभी नहीं भूले। हमने सीखा कि कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, कुछ दरवाजे सिर्फ बंद रखने के लिए होते हैं, और कुछ शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उनसे कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।